हेलो गाइस, वेलकम टू देव केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां पढ़ ली थी। भौतिक गुणों के अंदर हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो विलेयता है या उसकी किस प्रकार का वो द्रव्य अवस्था के अंदर है या ठोस अवस्था के अंदर है या गैसीय अवस्था के अंदर है, वो देखेंगे। तो कार्बन की संख्या जो 3 है, 3 तक तो वो द्रव अवस्था में होते हैं, और इससे ज़्यादा है यदि कार्बन की संख्या बढ़ती है तो कार्बन की संख्या यदि हम 10 तक ले लेते हैं तो 10 तक है वो द्रव अवस्था के अंदर होते हैं। और कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है 10 से ज़्यादा तो उसके अंदर है वो मोम के समान ठोस होते हैं। यदि हम इसकी गंध देखें तो गंध है वो निम्नतर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी गंध है वो तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे हम उसको सूंघते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, बैड ऑर्डर्स होती है या दुर्गंध आती है उसके अंदर। और यदि हम कार्बन की संख्या 4 से 9 तक लें तो 4 से 9 तक लेंगे तो आपने 4 का नाम जो हमने ट्राइवेल नाम या उसके अंदर जो सामान्य कॉमन नेम किए थे उसके अंदर आपने देखा था कि 4 वाले को हमने कहा था ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड क्यों कहा था? क्योंकि उसके अंदर गंध या जो मक्खन है उस मक्खन से प्राप्त किया था, उसलिए इसका नाम ब्यूट्रिक एसिड किया था। तो कार्बन की संख्या 4 से लेकर 9 तक है, उनके अंदर बटर के समान गंध आती है, और बाकी जो उच्चतर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके अंदर कोई गंध नहीं होती। गंध के अलावा हम देखें इसके अंदर विलेयता, तो कार्बन की संख्या 4 तक तो ये हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं आसानी से, और हाइड्रोजन आबंध बना लेने के कारण ये जल में विलय होते हैं। किस प्रकार से हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं ये देखिए। एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने इस प्रकार से लिख दिया OH, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन बंध बना लेता है, या इसको आप टेढ़ा लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दिया आपने HO, इधर कर दिया आपने, फिर ये H जाएगा, फिर क्या कर दिया आपने इसके साथ OH जाएगा इधर, इस प्रकार से। जैसे ये लिया तो इधर C आ गया, डबल बॉन्ड O और R, इधर क्या कर दिया आपने C, डबल बॉन्ड O और R। यानी इस प्रकार से इसके अंदर है वो हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन आबंध के कारण ये क्या होते हैं, जल के अंदर विलय होते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान इतना रखना है कि हाइड्रोजन आबंध है वो कितने तक रखना है। कार्बन की संख्या यदि 4 तक होती है तो वो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं और जल के अंदर विलय होते हैं। परंतु कार्बन की संख्या 5 और 6 है, जैसे 5 वाला होगा पेंटेनोइक अम्ल और 6 वाला होगा हेक्सेनोइक अम्ल, ये दोनों ही आंशिक विलय होते हैं, पूर्णतः विलय नहीं होते हैं। और इसके अलावा जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो इनकी जल की विलेयता है वो निरंतर कम हो जाती है, या यूं कहें कि वो जल के अंदर अविलय होते हैं। ठीक है। विलेयता के बाद में हम देखें इसके बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा गलनांक, सॉरी क्वथनांक। क्वथनांक में क्या होगा, देखिए कि क्वथनांक की हम बात करते हैं तो ये डाइमर के रहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से क्या बना लिया है, ये H बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पे ये क्या है, H बॉन्ड बन गया है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। क्या बनाता है ये, डाइमर या द्विलक बना लेता है। और इस डाइमर या द्विलक बनाने के कारण ये होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं, या इसके जो क्वथनांक है वो ज्यादा होते हैं। किसके, अल्कोहल और इसके संगत एल्केन, अल्कोहल और एल्केन जिनका मॉलिक्यूलर वेट है इनके समान होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उनसे ये अधिक होता है। इसके अलावा इस पर एक प्रश्न और बनता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर यदि हम इनका अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर यदि मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करें, ठीक है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो उनका जस्ट डबल प्राप्त होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे हमने लिया था कि एक एग्जांपल ले ले CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल लिया है, तो एसिटिक अम्ल को आपने यहां पर CH3 कर दिया है, यहां पर भी CH3 कर दिया है। यदि अकेले एसिटिक अम्ल का देखें तो इसके अणुसूत्र का जो वेट है या इसका जो भार है वो कितना, द्रव्यमान कितना होगा, इसका टोटल इतना हो जाएगा 60, और इसका भी कितना हो जाएगा 60। यानी यदि हम इसका अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पे यदि हम इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, इसका डबल प्राप्त होता है। क्यों? किसके द्वारा आता है, ये डाइमर के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं।
तो ये होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बाद देखिए हम इसके मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक, कि जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में ठोस अवस्था से किस अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में आता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसको कहते हैं, क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है, वह ताप होता है जिस पर हम इसको गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने लग जाए, तो वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो सम संख्या में होते हैं वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या सम संख्या में होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो जो विषम संख्या वाले होते हैं उससे ज्यादा होता है। क्यों होता है, देखिए मैंने लिया है प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिया मैंने यहां पर, प्रोपेनोइक एसिड, और एक मैं पेंटेनोइक एसिड ले लूं यहां पे। ये यहां पर मैंने लिया पेंटेनोइक एसिड और ये लिया मैंने ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5, कार्बन संख्या 5 है इसलिए पेंटेनोइक अम्ल, यहां कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड। दोनों के अंदर देखिए हम, तो ये जो लिया हमने इसके अंदर देखिए कि ये जो मेथिल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अंतिम मेथिल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों की जो डायरेक्शन देखें एक दूसरे के विपरीत है। जबकि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो मेथिल ग्रुप और इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम दिशा के अंदर है। अर्थात ये जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको बढ़ाने या घटाने में हेल्प करता है। क्यों करता है कि ये जिसमें कार्बन की संख्या सम संख्या है या इवन नंबर्स है, कार्बन की संख्या इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितनी है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले क्या होते हैं कि जो इसका जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, इस लेटिस होता है, इस लेटिस के अंदर ये आसानी से इस प्रकार, जैसे ये जालक है, ये भी जालक है, इस जालक के साथ में यदि हम इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करना चाहें, नजदीक से इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहें तो ये आसानी से व्यवस्थित हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा देखो विपरीत है। विपरीत दिशा होने के कारण क्या होते हैं, आसानी से व्यवस्थित हो जाता है। जैसे मैं एक तीर का लूं, इधर ये तीर है और ये देखो इस प्रकार से आगे तीर इस प्रकार से नुकीला होता है, पीछे से इस प्रकार से तीर होता है। अब ये तीर क्या होता है कि इसको हम छोड़ते हैं तो ये आसानी से छूट सकता है, परंतु मैंने इस तीर को आपको उल्टा कर दिया कि एक इधर है एक इधर है। अब इस तीर को मैं कमान के ऊपर लाकर फिर मैं इसको इसे छोड़ने की कोशिश करता हूं तो ये आसानी से नहीं छूटेगा, जबकि ये आसानी से छूट जाता है। क्यों, क्योंकि इसके ये आसानी से व्यवस्थित हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, आसानी से व्यवस्थित हो जाता है, जबकि ये आसानी से व्यवस्थित नहीं हो पाता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनमें इवन नंबर या सम संख्या में कार्बन है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो उनके अंतिम सिरे के कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतिम मेथिल ग्रुप और उसका कार्बोक्सिलिक समूह का जो समूह है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्रिस्टल के अंदर लेटिस में है वो भली भांति या अच्छी तरीके से समायोजित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस कारण से इनका जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, ठीक है ना, अंतर आणविक आकर्षण बोल रहा हूं मैं, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो ज्यादा हो जाता है, और जबकि इसका कम होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अर्थात जिसका इवन नंबर कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका ओड नंबर है या विषम संख्या में है कार्बन, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहां पर अलग अलग रिएक्शन होगी। कौन कौन सी होगी, एक तो इससे जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है उसकी हम रिएक्शन पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे इसकी कि पूरे के पूरे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन पढ़ेंगे हम। एक हम पढ़ेंगे कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर ये OH है, इसकी हम पढ़ेंगे। यानी एक तो इसके अंदर क्लीवेज कौन सा होगा कि यहां से टूटेगा ये बॉन्ड, एक में कौन सा टूटेगा, इसकी रिएक्शन होगी, जैसे हेल्फोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन है वो आगे पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे। एक इसमें ये पढ़ेंगे कि ये जो COOH है ये CO2 के रूप में निष्कासित होगा, तो ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे। एक यहाँ से ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप यहाँ से निष्कासित होगा, तो वो रिएक्शन पढ़ेंगे।
और एक रिएक्शन प्रकार की पढ़ेंगे हम कि ये O न हटके यहां से क्या उठेगा, ये H यहां से निष्कासित हो जाएगा। यानी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या इसके जो रासायनिक गुण हैं, उन रासायनिक गुणों में हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे कि वे रिएक्शन जिसमें एल्किल ग्रुप है वो रिएक्शन देता है, जैसे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन का हम एलिमिनेशन करेंगे एल्फोलाट जेलाइंस की रिएक्शन के अंदर। फिर उसके बाद में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिमूवल करेंगे जिसको हम कहेंगे विकार्बोक्सिलीकरण कहेंगे। तो विकार्बोक्सिलीकरण के अंदर है हम एक तो स्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक हम सोडा लाइम के द्वारा पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम कोल्बे वेल्थ अपघटन अभिक्रिया जो इसके अंदर आज पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे OH ग्रुप का है, यहाँ से निष्कासन होगा तो OH ग्रुप के निष्कासन वाली भी अभिक्रिया हम काफी पढ़ेंगे, जैसे थायोनिल क्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, उनके साथ हम रिएक्शन पढ़ेंगे। और कुछ रिएक्शन ऐसे पढ़ेंगे जिसमें केवल H का यहाँ से एलिमिनेशन होगा, जैसे सक्रिय धातु है, जिंक है या हम जैसे कि सोडियम है, इस प्रकार के धातुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इस प्रकार की रिएक्शन देगा। तो कहने का अर्थ है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो 1 2 3 4 प्रकार की रिएक्शन देगा जो अलग अलग पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन किसका है, वो OH बॉन्ड का, ठीक है ना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यानी इसके अंदर क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका क्या टूटेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और वे अभिक्रियाएं देख रहे हैं। उन अभिक्रियाओं के अंदर कौन कौन सी होगी, उन अभिक्रियाओं में होगी एक तो हमारी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फिर होगा एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, अच्छा एनहाइड्राइड कहते हैं किसको है, एनहाइड्राइड का मतलब है कि जैसे ही हमने कोई एसिड लिया है और उस एसिड को हमने गर्म किया तो वहां से एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। देखिए यहां मैंने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लिया है, इसकी प्रेजेंस में हम इसको गर्म करते हैं तो यहां से क्या होगा, एक जल का अणु है वो निष्कासित हो जाएगा और क्या बनेगा, देखो यहां पर ये देखो R C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बच गया यहाँ पे ये वाला O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O और फिर R। यदि हम यहां पर कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने एसिटिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक अम्ल है और एक एसिटिक अम्ल का जो मोल है वो दूसरे एसिटिक अम्ल के अणु के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो यहां से जैसे निष्कासित होगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति ले लें, गरम करेंगे इसको भी गरम करेंगे तो गरम करेंगे क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां गया O, C डबल बॉन्ड O और ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया है। यदि इसको आप लिखना चाहो तो देखो दो भागों में मैं इसको तोड़ के देखूं तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CO का होल 2 और O। एसिटिक एनहाइड्राइड को आप CH3 CO होल 2 O के रूप में लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक अकेला और ये एक अकेला देखो सेम है ना, CH3 CO तो कितने हो गए, होल ट्वाइस कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो गया है। क्या नाम इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। नीचे दिख नहीं रहा मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका नाम है ये तो इस प्रकार से हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण किया है। अगली रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन है। ये हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि टेल और इस सेम है उसी प्रकार की। तो एस्टरिफिकेशन में क्या देखें कि हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो यहां से देखो ये OH बॉन्ड है वो टूट जाता है और क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और ये R डैश क्या बन गया है, ये एस्टर बन गया है।
क्या बन गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और आपने एथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया यहां से OH C2H5, तो यहां से ये निष्कासन हो जाएगा। और क्या करेंगे, क्या बनेगा, देखो यहां पर ये आ गया CH3, फिर आ गया C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया ये O, और फिर क्या आ गया C2H5। क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया है। क्या बन गया यहाँ पे, एथिल एसीटेट बन गया है। ठीक है, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट का निर्माण हो गया है। तो क्या है, ये एक एस्टर है। माइनस क्या हो गया, यहां से जल का अणु निष्कासित हो गया है। अर्थात एस्टर का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, यहां पर ध्यान रखना है आपको, एसिड की प्रेजेंस लेनी है। एसिड कौन सा होगा, जो खनिज अम्ल है, जैसे HNO3 है, H2SO4 है और HCl है, इस प्रकार के हम एसिड लेते हैं, उनकी प्रेजेंस लेते हैं, तो वो एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, तो वो इसके साथ एस्टरिफिकेशन के अंदर भूमिका निभाता है। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो देखें। एस्टर सबसे पहले क्या करेगा कि एस्टर के कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर ये जो अम्ल ले रहे हैं हम, वो अम्ल का H+ आयन है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट कर रहा है, इसे ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। ये देखिए क्या करते हैं इसने, कि जो हमने एसिड लिया था उस एसिड का H+ है, वो क्या किया इसने कि यहां पर ये जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इसको डोनेट कर देता है। और क्या कर लिया यहाँ पर देखो, इस प्रकार से क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया है। यानी यहाँ पर जो अम्ल है वो कार्बोनिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाले को, उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एक्टिवेटेड कर देता है। और ये सक्रिय होने के बाद में यहां पर क्या करता है कि अब क्या करेगा, इसके ऊपर अल्कोहल आक्रमण करता है। क्या करेगा, यहां पर अल्कोहल आक्रमण करता है। यहां पर अल्कोहल देखो आक्रमण करेगा, तो ये रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और यहां पर अल्कोहल ले लिया मैंने, इसको डैश कर दिया है। तो ये अल्कोहल क्या करेगा, जैसे इस पर आक्रमण करता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं, और जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये इस प्रकार से बन गया RCOH, और नीचे भी क्या आ गया, ये OH। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पर ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करता है, तो ये बन जाएगा O R, और इससे जुड़ गया H, और इस पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो टेट्राहेड्रल जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, या मध्यवर्ती जो यौगिक बना है, इस मध्यवर्ती यौगिक में क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का स्थानांतरण इस, या तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होगा या इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होगा, या तो इस OH के इस O पे होगा, या इस O के इस OH के इस O के ऊपर इसे H+ का स्थानांतरण हो जाता है। और जैसे इस यहां पर स्थानांतरण होता है तो कैसे बनता है, R, मैं इधर लिख देता हूं, RCOH, और नीचे आ गया O, इधर भी H, और ये भी H, और मैंने लिख दिया O और R। तो यहां देखिए ऑक्सीमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया फिर से, कि इसका क्या किया इसने, यहां से इस हाइड्रोजन को क्या किया इसने, हटा दिया है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेता है, ये कर लेता है। तो मैं इसको इससे प्रदर्शित कर दूं कि ये हाइड्रोजन है वो इस साइड में आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा, और ऑक्सीजन के पास आते क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। जैसे ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो इस प्रकार से ऑक्सीनियम आयन का निर्माण होता है, और ऑक्सीनियम आयन से यहां से क्या करेगा कि ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से अलग हो जाएगा, ये टूटेगा, जल के रूप में ये यहां से अलग होगा। और जैसे ही जल के रूप में अलग होता है तो यहां पर देखिए कि ये जो इसके पास ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये बॉन्ड के रूप में काम में लेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या लेगा, ये बॉन्ड के रूप में काम में लेता है। मैं इससे प्रदर्शित करता हूं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1
2 3 4 दो पेयर है। इन दो पेयर को ये यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए काम में लेता है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहां से टूटकर और जल के रूप में अलग हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा, ये -H2O के रूप में हो गया। तो क्या बन गया आपके पास R, और यहाँ क्या बच गया C। ये ऊपर क्या है डबल बॉन्ड के रूप में O, और डबल बॉन्ड के रूप में O के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और ये क्या है H, और यहां कर दिया आपने O और R डैश। ठीक है, ये भी R डैश। तो यहां देखिए प्रोटोनेटेड एस्टर है, ठीक है, प्रोटोनीकृत एस्टर, प्रोटोनेटेड एस्टर या प्रोटोनीकृत एस्टर है। इस प्रोटोनीकृत एस्टर में से क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन यहां से निकाल देगा और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ये ग्रहण कर लेता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ये हाइड्रोजन यहां से हट जाता है। तो क्या बनेगा देखो, R माइनस मैंने H+ कर दिया है और R C डबल बॉन्ड O और R डैश, क्या बन गया यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये मैकेनिज्म किसकी हो गई, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म हो गई है। क्या किया इसने कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोनिल ग्रुप का जो O है उसको एक्टिवेटेड जो अम्ल लिया है उसका H+ आयन करता है, और उस H+ आयन करने से यहाँ पर क्या करता है कि अल्कोहल के लायक अटैक करने के लायक ये उसको एक्टिवेटेड बना देता है। कि जैसे यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ये जैसे इस जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देगा और कार्बन के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना लेता है। जैसे बॉन्ड बनाएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन या तो इस OH को या इस OH में से किसी एक OH के ऑक्सीजन को यहाँ पर ये हाइड्रोजन पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या बनाता है यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। ये जो ऑक्सोनियम आयन है इस ऑक्सोनियम आयन के इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो O के जो लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएंगे तो जल के अणु का यहाँ से निष्कासन होता है। क्या बनता है, प्रोटोनीकृत एस्टर या प्रोटोनेटेड एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटोनेटेड एस्टर है फिर से क्या करता है कि ये जो यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ गई है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ से H+ आयन का हटा देगा या रिमूव कर देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर एस्टर का निर्माण हो जाता है। और ये इसकी क्या हो गई है मैकेनिज्म हो गई है। अगला देखें हम रिएक्शन विधि PCl5 PCl3 और थायोनिल क्लोराइड। ये बहुत सी पढ़ चुके हैं हम, बहुत बार अल्कोहल के अंदर पढ़े हैं वो यहाँ पर रिएक्शन है, कोई दूसरी रिएक्शन नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है, थायोनिल क्लोराइड के साथ लेता हूं मैं तो SO, इधर मैंने Cl कर दिया इधर मैंने Cl कर दिया, ठीक है। अब एक मैंने इसको यहां काट दिया और एक यहां काट दिया, थायोनिल क्लोराइड ले लिया तो क्या बच गया, देखो क्या बना है यहाँ पे R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या गया है Cl, प्लस में क्या बन गया HCl और प्लस में क्या बन गया SO2। देखिए क्या बन गया है एल्केनोइल क्लोराइड बन गया है। क्या बना है यहाँ पे एल्केनोइल क्लोराइड बना है, HCl बना है, ये SO2 बना है। ये गैस है और ये भी क्या है गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो ये किसका निर्माण हो गया है, थायोनिल क्लोराइड का निर्माण हो गया है, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हो गया है, यहाँ पर SO2 का निर्माण हुआ है, HCl का निर्माण हुआ है। रिएक्शन किसके साथ किया है, थायोनिल क्लोराइड के साथ है। कौन ने, अल्कोहल ने। तो कौन सा ग्रुप टूटा है यहाँ पे, OH बॉन्ड टूट गया है और एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण हो गया है। उसी प्रकार से यदि हम PCl5 थायोनिल क्लोराइड के PCl5 लें तो R C डबल बॉन्ड O और H, तो फिर से क्या किया आपने, उसको ले लिया मैंने Cl3, इधर Cl और इधर Cl, फिर से मैंने तोड़ा, इधर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, क्या बन गया देखो प्लस के अंदर आपने क्या बना दिया, यहाँ से R, इधर क्या गया C डबल बॉन्ड O, फिर क्या गया देखो ये Cl, तो ये Cl एल्केनोइल क्लोराइड फिर से बन गया है। फिर से क्या देखो POCl3 फास्फो ऑक्सी क्लोराइड और प्लस में क्या बन गया HCl का निर्माण हो गया। तो किसके साथ रिएक्शन हो गई है, PCl3 के साथ रिएक्शन हो गई है। यदि सॉरी PCl5 के साथ फास्फोरस से पेंटाक्लोराइड के साथ करवा दी है। यदि हम इसकी रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ न करके और फास्फोरस से ट्राइक्लोराइड के साथ कराएं तो वो कैसे होगी, देखिए आपने ली फास्फोरस से ट्राइक्लोराइड, तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, यानी क्लोरीन कितने हैं 3, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये यहां से अलग हो जाएगा, क्या अलग होगा, देखिए यहां से ये अलग हो जाता है और जैसे ये अलग होता है तो क्या बनेगा देखो R
सी डबल बॉन्ड O और फिर से क्या गया देखो 1 2 3 3 Cl और 3 ये है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्लोरीन प्लस क्या बन गया पी OH कितने हैं देखो 3 है तो OH का होल थ्राइस या इसको कैसे लिख सकते हैं H3PO3। कहने का अर्थ यही है कि यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, थाइनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले बनेगा अमोनियम लवण, जैसे RCOOH प्लस NH3 के साथ रिएक्शन करवा दिया आपने और NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो RCOONH4 अमोनियम लवण बन गया, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन गया। अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, इससे क्या करेगा एक जल के अणु का निष्कासन कर देता है और गर्म करते हैं तब, और गर्म करेंगे तो तब क्या किया ने RC डबल बॉन्ड और यहाँ से एक O गया और एक यहाँ H2 गया, क्या बन गया एमाइड बन गया। क्या बन गया यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें CH3COOH प्लस NH3 इसकी लें तो अमोनियम एसीटेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लिया इसने अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट बन गया। इस अमोनियम एसीटेट से क्या करेगा एक जल के अणु का निष्कासन होगा यहां से तो क्या बना लेगा आर नहीं CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 क्या कर दिया एथेनेमाइड का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया यहाँ पे एथेनेमाइड का निर्माण कर लिया, यानी एमाइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन है अमोनिया के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है पहले अमोनियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा एक जल के अणु के निकास से एमाइड का। जैसे ये थैलिक अम्ल है, कौन सा एसिड हो गया थैलिक अम्ल। इस थैलिक अम्ल की रिएक्शन कराई हमने अमोनिया के साथ, 2 मोल अमोनिया काम करेगा यहाँ पे और अमोनियम थैलेट का निर्माण कर लेता है। C डबल बॉन्ड ONH4 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH4 अमोनियम थैलेट। यहां पर अमोनियम थैलेट से क्या करेगा कि एक एक जल के अणु का निष्कासन कर देगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया -H2O, यहां से एक जल का अणु और एक जल का अणु यहां से तो 2 हो गए तो क्या बना लेगा देखो इधर देखिए ये C डबल बॉन्ड O और NH2 फिर C डबल बॉन्ड O और NH2 अमोनियम थैलेमाइड बना लिया है। ठीक है ना, अमोनियम थैलेमाइड, अमोनियम थैलेमाइड। और ध्यान दें कि यदि हम इसको और गर्म करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको ज्यादा गर्म कर दें तो ज्यादा गर्म कर देंगे तो यहां से क्या करेगा एक NH3 निकल जाएगा, यहां से एक H2 ये और एक H यहां से लेगा और निष्कासित हो जाएगा तो अमोनियम थैलेमाइड बन जाता है। C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O और ये हो गया NH, ये लो क्या बना लिया इसने अमोनियम, यहां से एक NH3 का निष्कासन होता है। अमोनियम देखो ये तो है थैलेमाइड और ये है अमोनियम थैलेमाइड। ये थैलेमाइड, अमोनियम थैलेमाइड और ये अमोनियम थैलेमाइड का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से यदि हम थैलिक अम्ल लेते हैं तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद
अमोनिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।